शाह की उल्टी गिनती शुरू। राहुल की एफआईआर के बाद नायडू का वार। परिसीमन पर फंसी मोदी सरकार। क्या शाह की चाल उन्हीं पर भारी पड़ गई है? राहुल की एफआईआर के बाद नायडू ने क्यों बढ़ाया अमित शाह की टेंशन? क्या नायडू के वार से मोदी सरकार का प्लान फंस गया है? परिसीमन पर आकर मोदी सरकार अमित शाह क्यों घिरते नजर आ रहे हैं? आज के इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी कि पायलटगंज मामले की एफआईआर से लेकर परिसीमन तक, आखिर दिल्ली से दक्षिण भारत तक क्या राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, और साथ ही आपको दिखाऊंगी कि राहुल गांधी का वो वीडियो जिसमें वो दिल्ली के पुलिस स्टेशन पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग करते नजर आए, और समझेंगे कि चंद्रबाबू नायडू की बीजेपी की रणनीति आखिर क्या हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि यादव और आप देख रहे हैं पीआरपी। सबसे पहले समझिए सीजेपी प्रोटेस्ट क्या था। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले आपको उस विरोध प्रदर्शन को समझना होगा जहां से पूरा मामला चर्चा में आया। सीजेपी यानी सिटीजंस ऑफ जस्टिस एंड पीस। इससे जुड़े विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे। इसी दौरान एक छात्र के घायल होने का मामला सामने आया और यहीं से सवाल सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा। सवाल उठने लगा, आखिर छात्र घायल कैसे हुआ? पुलिस कार्रवाई में किस तरह के बल का इस्तेमाल किया गया, और अगर पायलट गन इस्तेमाल हुई तो उसका आदेश किसने दिया? यही वो सवाल है जिसे लेकर राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार अमित शाह से जवाब मांग रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि राहुल गांधी का अगला कदम इस मामले को और बड़ा बनाने वाला था। राहुल गांधी आखिर इस परिवार के साथ क्यों बैठे हैं? सबसे पहले आप ये तस्वीर देख लीजिए। राहुल गांधी परिवार के साथ बैठे नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल है आखिर ये परिवार कौन है और राहुल गांधी इनके बीच क्यों बैठे हैं? मामला आखिर कितना गंभीर था कि राहुल गांधी खुद इस परिवार तक पहुंचे, और जब एक घायल छात्र की हालत सामने आई तो राहुल गांधी ने सिर्फ मुलाकात तक खुद को सीमित नहीं रखा, उन्होंने सीधे उस कार्रवाई पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, जिसे लेकर अब मोदी सरकार और अमित शाह से जवाब मांगा जा रहा है। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। इसको इसको कहते हैं पहले का। ठीक है, और एक छात्र घायल है और इसके बाद सवाल उठता है कि आखिर इस छात्र को इतनी गंभीर चोट लगी कैसे? राहुल गांधी किस तरह से दिखा रहे हैं कि उसको कहां कहां पे चोट लगी है? क्या पुलिस कार्रवाई के दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है तभी इस तरह छात्र को जो है चोट लगती हुई नजर आई है? अगर हुआ तो आदेश किसने दिया, और अगर आदेश दिया गया है तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? यही वो सवाल है जिन्हें लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी यही नहीं रुके। राहुल गांधी का पैलेट गन वाला वीडियो देखिए आप। 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए, ये है पैलेट्स, देख लीजिए, इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए, ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ। ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है। वो फाइल दिखाओ। ये है एम्स की रिपोर्ट, वेरी हार्डन की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे, और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे, शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों। मगर क्राइम तो हुआ है, क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए, ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है, एफआईआर करना होगा। इस देश में
लाखों लोगों के साथ ये अन्याय होता है। राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि पैलेट गन इस्तेमाल करने का आदेश किसने दिया, क्यों दिया, वजह क्या है, और अगर वजह है तो आकर जवाब दो। अगर आदेश दिया था तो उसे देने वाला कौन था, और अगर कोई आदेश नहीं दिया गया तो फिर ये कार्रवाई हुई कैसे। यानी सवाल सीधे उस सिस्टम पर है जिसके तहत पुलिस कार्रवाई हुई, और यही से अमित शाह पर राजनीतिक दबाव बढ़ता नजर आता है। लेकिन दोस्तों, अब राहुल गांधी ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे मामला और ज्यादा गंभीर हो गया है। जब राहुल गांधी सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे, पहले देखो आप। किस तरह से वो पुलिस स्टेशन जाते हुए नजर आए हुए हैं, एफआईआर दर्ज की जाए, अपनी एफआईआर की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी का कहना था कि मामले में कार्रवाई होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये था, अगर मामला इतना गंभीर था तो एफआईआर करने में इतना समय क्यों लग रहा है। राहुल गांधी पुलिस स्टेशन में मौजूद रहे और इसी दौरान सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल लगातार बढ़ते गए। लेकिन दोस्तों, अभी कहानी का सबसे बड़ा राजनीतिक मोड़ बाकी है, क्योंकि इसी बीच दिल्ली से दक्षिण भारत तक एक दूसरा मुद्दा तेजी से गर्म हो रहा था, और वो मुद्दा था परिसीमन। एक तरफ राहुल गांधी घायल छात्र के मामले में एफआईआर दर्ज की मांग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मोदी सरकार के सामने एक ऐसा मुद्दा था जो आने वाले समय में दक्षिण भारत की राजनीति को प्रभावित कर सकता था, और वो है परिसीमन। परिसीमन यानी चुनावी क्षेत्रों और लोकसभा सीटों के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया, और यही वो मुद्दा है जिसको लेकर दक्षिण भारत के कई राजनीतिक दल अपनी चिंताएं जाहिर कर रहे हैं। क्योंकि सवाल सिर्फ सीटों की संख्या का नहीं, सवाल ये है कि अगर जनसंख्या के आधार पर सीटों का नया बंटवारा होता है तो अलग अलग राज्यों की राजनीतिक ताकत पर उसका क्या असर पड़ेगा। और यही वजह है कि अब मोदी सरकार और अमित शाह के सामने एक बड़ी राजनीतिक चुनौती है। क्या वो अपने सहयोगी दलों को इस मुद्दे पर पूरी तरह साथ रख पाएगी। यहीं पर एंट्री होती है चंद्रबाबू नायडू की। नायडू क्यों है अमित शाह मोदी सरकार के लिए इतने अहम। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू इस समय एनडीए के महत्वपूर्ण सहयोगी में है, इसलिए परिसीमन जैसे संवेदनशील मुद्दे पर उनका रुख राजनीतिक तौर पर काफी अहम हो जाता है। अब सवाल ये है, क्या नायडू मोदी सरकार की लाइन पर पूरी तरह चलेंगे या फिर दक्षिण भारत के हितों को लेकर अपनी अलग चिंता सामने रखेंगे। क्योंकि अगर एनडीए के सहयोगी ही इस मुद्दे पर सवाल उठाने लगे तो विपक्ष को मोदी सरकार पर हमला करने का एक और बड़ा मुद्दा मिल सकता है, अमित शाह पर हमला करने का एक बड़ा मुद्दा मिल सकता है। और यही वजह है कि परिसीमन अब सिर्फ संवैधानिक या चुनावी प्रक्रिया का सवाल नहीं रह गया, ये मोदी सरकार और अमित शाह के राजनीतिक मैनेजमेंट की भी परीक्षा बन गया है। हर तरफ आप को सुनाई दे रहा हो कि अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, हर जगह आपको सुनाई दे रहा है। चाहे वो सीजन प्रोटेस्ट देख लो, राजस्थान का प्रोटेस्ट देख लो, हर जगह अमित शाह के इस्तीफे की मांग लगातार बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन असली सवाल नायडू पर है, क्योंकि दोस्तों, लेकिन मोदी सरकार के लिए असली चुनौती ये है कि क्या उसके सहयोगी दल परिसीमन के मुद्दे पर उसी तरह साथ खड़े रहेंगे जैसे सरकार चाहती है। यही वो सबसे बड़ा सवाल है। अगर नायडू जैसे सहयोगी अपनी चिंता खुलकर रखते हैं तो सरकार पर दबाव बढ़ सकता है, और अगर विपक्ष इस मुद्दे को दक्षिण बनाम दिल्ली के राजनीति से जोड़ देता है तो मामला और ज्यादा राजनीतिक हो सकता है। यानी एक तरफ राहुल गांधी का सरकार पर दबाव है और दूसरी तरफ एनडीए के भीतर सहयोगी की चिंता। मोदी सरकार के सामने दोनों तरफ से सवाल खड़े हो गए हैं। वापस आते हैं राहुल गांधी की एफआईआर पर। लेकिन दोस्तों, अब उस पुलिस स्टेशन को मत भूले, क्योंकि राहुल गांधी जिस एफआईआर की मांग को लेकर पहुंचे थे उसका आखिर क्या हुआ। क्या एफआईआर दर्ज हुई या फिर राहुल गांधी को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। पहले आप वीडियो देख लीजिए। जी हाँ, एफआईआर दर्ज होने की खबर सामने आ चुकी है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से वो एफआईआर मतलब उस बच्चे के साथ, उस परिवार के साथ लिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सवाल और बड़ा है। एफआईआर में क्या दर्ज हुआ, जांच किस दिशा में जाएगी, क्या जांच उस कार्रवाई तक पहुंचेगी जिस पर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, क्या उस व्यक्ति या अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी जिसने कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश दिया। यही वो सवाल है जिनका जवाब का इंतजार है। अमित शाह मोदी सरकार पर अब दो तरफ से दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दो तरफ से नहीं कहें तो हर तरफ से दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों, एक तरफ राहुल गांधी घायल छात्रों के मामले को लेकर सड़क से पुलिस स्टेशन तक सरकार के दबाव बना रहे हैं, और दूसरी तरफ परिसीमन को लेकर दक्षिण भारत की चिंताएं सामने आ रही है। और इसी बीच एनडीए के महत्वपूर्ण सहयोगी चंद्रबाबू नायडू का रुख राजनीतिक तौर पर अहम हो जाता है। यानी सवाल
अब सिर्फ एक एफआईआर का नहीं, सवाल ये भी है कि क्या मोदी सरकार अपने सहयोगियों को परिसीमन के मुद्दे पर पूरी तरह साथ रख पाएगी? क्या अमित शाह की रणनीति दिल्ली भारत के काम करेगी या फिर सहयोगियों की अपनी राजनीतिक मजबूरी मोदी सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी के लगातार दबाव के बाद मोदी सरकार को घायल छात्र और पुलिस कार्रवाई के सवाल का जवाब देना पड़ेगा? तो दोस्तों, एक तरफ राहुल गांधी का एफआईआर को लेकर दबाव है, दूसरी तरफ पुलिस कार्रवाई और पैलेट गन को लेकर सवाल है, और तीसरी तरफ परिसीमन का मुद्दा है, और चौथी तरफ एनडीए के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू की भूमिका है। यानी कहानी अब सिर्फ एक घायल छात्र, एक एफआईआर की नहीं रह गई, ये कहानी पहुंच चुकी है सीधे अमित शाह मोदी सरकार की राजनीतिक रणनीति तक। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी का दबाव कितना बढ़ता है और परिसीमन के मुद्दे पर चंद्रबाबू नायडू का रुख मोदी सरकार के लिए कितना अहम हो जाता है। और आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी के सवालों ने अमित शाह पर दबाव बढ़ा दिया है? क्या परिसीमन पर नायडू का रुख एनडीए के लिए नई चुनौती बन सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमित शाह की रणनीति अब उन्हीं के लिए राजनीतिक परेशानी बनती नजर आ रही है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।